हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम अच्छे से बात कर चुके हैं डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यानी डिफरेंट एनिमल्स जो मेल और फीमेल में डिवाइडेड नहीं होते, या फिर कह सकते हैं कि इसके अलावा जो अदर फॉर्म यूज करते हैं वो सेक्सुअल के बजाय एसेक्सुअल फॉर्म यूज करते हैं। वो किस फॉर्म में करते हैं। तो कल हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था फ्यूजन के बारे में कि फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन जो एमीबा होते हैं वो यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइड हो जाती है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस स्टार्ट होता है डिवाइड होना, और धीरे धीरे न्यूक्लियस के साथ साथ जो सेल लिक्विड होता है वो भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। और एंड में हमें मिलता है दो तरह के अलग अलग सेल जो बिल्कुल पेरेंट सेल जैसे होते हैं। वर्किंग में भी, मैकेनिज्म में भी, और उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं बायोलॉजिकल, वो सभी के सभी सिमिलर होते हैं जैसा कि उनका पेरेंट्स हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था बडिंग। बडिंग का मतलब होता है एक बड फॉर्मेशन होती है। मतलब आप कह सकते हो यहाँ से एक पोर्शन बनना स्टार्ट होता है, एक बॉडी पार्ट बनना स्टार्ट होता है सेल में से। और वो तब तक बनता रहता है जब तक एक कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बन जाता। और जैसे ही वो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है वो अलग हो जाता है और दो तरह के जो सेल बन जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। वही सेल मैकेनिज्म है, वही लिक्विड है, और उसी से जो है नया सेल जनरेट हुआ है। तो रिजल्ट में हम कह सकते हैं यहाँ पर भी करेक्टरिस्टिक पेरेंट सेल जैसी ही होगी। उसके बाद थोड़ा सा और एडवांस मेथड है। इसमें एक से कहीं ज़्यादा अमाउंट में जो है नई सेल्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और ये था स्पोर फॉर्मेशन। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक हेड के ऊपर एक स्ट्रक्चर सी जो है निकल आती है, और उसे स्पोर्स कहा जाता है। यानी उसमें बीज होते हैं उस बल्ब में। बल्ब टाइप के स्ट्रक्चर जो होते हैं, जैसे फंजाई होते हैं। फंजाई के जो अपर पार्ट पर एक बल्ब जैसा जो है स्ट्रक्चर निकल आता है, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं। और इसे अगर हम खोल के देखें तो इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, और इन्हें कहा जाता है स्पोर फॉर्मेशन। जब ये राइप हो जाते हैं यानी पक जाते हैं तो क्या होते हैं, फिर चारों तरफ फैल जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। हवा की वजह से हो सकता है, पानी की वजह से हो सकते हैं। ये चारों तरफ फैल जाते हैं और एक एनवायरनमेंट देख करके वहां पर उगना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि अगर कोई प्लांट एक्सीडेंटली टूट जाए, चाहे उसका पत्ता क्यों ना टूटे, चाहे स्टेम क्यों ना टूटे, अगर वो एक्सीडेंटली टूट जाता है तो जो टूटा हुआ पार्ट है वो दोबारा से अपने आप को क्या कर सकता है, एक नया प्लांट जनरेट कर सकता है। ये फ्रेगमेंटेशन होता है। याद रहे यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन एक्सीडेंटली हुई है। और एक ऐसा भी प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपने पार्ट्स को खुद तोड़ लेता है। यानी जीव जो है अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट को तोड़ लेता है और उनसे फिर एक नया जीव पैदा हो जाता है। उन टूटे हुए पार्ट से कंप्लीट जो है एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं। जैसे प्लानेरिया एक प्लांट होता है, हाइड्रा एक प्लांट होता है। ये ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं दोनों प्लांट्स। और इसे टेक्निक को हम रीजनरेशन कहते हैं। यहाँ पर दोबारा से वही स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ये और भी ज़्यादा एडवांस टेक्निक है। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि बिना नुकसान पहुंचाए पौधे को, या कह सकते हैं कि बिना कोई खास टेक्निक के हम सिर्फ और सिर्फ उसके मैकेनिज्म का यूज करते हुए नया प्लांट जो है जनरेट कर लें। जैसे हम यहाँ पर बताएंगे कि
जो स्टेम होते हैं, रूट होते हैं या लीव्स होते हैं पौधों में, उनकी हेल्प से एक नया पौधा जनरेट किया जा सकता है। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनको अगर हम जिनकी एक टहनी को मिट्टी में रख दें, डाल दें, तो उसकी जो टहनी जो मिट्टी के कांटेक्ट में आती है, वहां पर रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और वो रूट्स फिर उसे पूरी तरह से क्या कर लेगी, एक नए प्लांट में जनरेट कर देगी। ऐसे ही पत्ते होते हैं कुछ प्लांट्स के, जिन्हें अगर हम जमीन पर गिरा दें, तो जिस जगह पे वो कांटेक्ट होगा जमीन से, मिट्टी से, वहां पर रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी और एक नया पौधा जो है जनरेट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं और ये जो मोड होता है रिप्रोडक्शन का, इसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। A mode of reproduction in which part like the stem, root, leaves develop into new plants under favorable conditions। यहाँ पर ध्यान से देखें, हमने कहा स्टेम्स यानी तना, रूट्स यानी जड़ें, या फिर लीव्स पत्ते, इन तीनों में से कोई भी एक पोर्शन हो सकता है। वो डेवलप्ड होकर के एक नया प्लांट्स तैयार कर लेते हैं फेवरेबल कंडीशंस में। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, सुगर केन यानी गन्ने का एग्जांपल लेता हूं, तो ये एक फेवरेबल कंडीशन में ही यानी एक स्पेसिफिक मौसम में ही उगता है। गन्ने के डिफरेंट पार्ट्स बनाए जाते हैं और उनको जमीन में गाड़ दिया जाता है। उससे रिजल्ट में क्या होता है, नया पौधा भी बनता है और रूट्स भी निकलती हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं इस तरह के प्रोपेगेशन के, इस तरह के रिप्रोडक्शन के? Plants can bear flowers, fruits earlier than those produced from seeds। अगर हम एक सीड से बने हुए पौधे को देखें तो वो एक टाइम लेता है अपने आप को मैनेज करने के लिए। हम पहले उसको बोएंगे, सीडलिंग करेंगे उसकी, और उसके बाद क्या होगा, वो 2 या 3 साल तक अपने आप को ग्रोथ करेगा और रिजल्ट में फिर सीड्स आएंगे, प्लांट्स आएंगे उनके ऊपर, मतलब फ्लावर्स आएंगे और सीड्स आएंगे, उनके फ्रूट्स आएंगे। ये एक प्रोसेस होती है जनरल जो हम देखते हैं। बीज को बोया जाता है, हमें 2-3 साल तक उसका वेट करना होता है, फिर दोबारा जा करके फ्रूट या फिर सीड्स जो है उसमें आते हैं। लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, उसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। प्लांट्स को हमने तैयार फॉर्म में ही क्या किया था, मिट्टी में गाड़ दिया था, यानी नए प्लांट्स फॉर्मेशन की उसमें जरूरत नहीं होगी। जो 2 या 3 साल का जो गैप था, वो कम होकर के महीना या 2 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत जल्दी जो है यहाँ पर प्लांट्स जनरेट कर सकते हैं, फ्लावर्स या फ्रूट्स। उसके बाद हम कह सकते हैं कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो सीड्स बनाने की अपनी कैपेसिटी खो चुके हैं, जैसे बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन। ये सभी के सभी अगर हम सीड से इनके गिनते हैं तो बहुत बड़े फल में 1 या 2 सीड्स ही होते हैं, और वो भी कोई नेसेसरी नहीं है कि वो उग पाएंगे, क्योंकि इनके जो सीड्स होते हैं वो काफी कमजोर होते हैं। तो इन्हें फर्दर आगे बढ़ाने के लिए हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज कर सकते हैं, और इसमें कई तरीके होते हैं। कलम लगाना भी एक तरीका होता है, और सिंपली आप टहनी को अगर मिट्टी में डाल देते हैं तो वो भी उग सकती हैं। ये अलग अलग होते हैं अलग अलग प्लांट में। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर है, जेनेटिकल सिमिलरिटी इज मेंटेन इन द प्लांट। और इसकी हेल्प से, क्योंकि नया प्लांट जो बन रहा है वो कॉपी होगा पुराने प्लांट्स की, तो जेनेटिक सिमिलरिटी बनी रहती है, कोई चेंजेस आने की संभावनाएं क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अच्छे से जानते हैं कि जेनेटिक्स का मतलब यही होता है कि नई जनरेशन में चेंजेस आना। मान लीजिए हम ऑरेंज बोते हैं, ऑरेंज चाहते हैं, ऑरेंज मीठा है, और जेनेटिक की वजह से नेक्स्ट जो जनरेशन है वो खट्टा हो जाए, तो ये चेंज हो गया। इस तरह के जो चेंजेस है, उनसे बचने के लिए हम ये ज़्यादा यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और इससे जो जेनेटिक सिमिलरिटीज है वो बच जाती हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, शुगर केन,
रोज ग्रेप्स बाय लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। शुगर केन यानी गन्ना, रोज यानी गुलाब, ग्रेप्स यानी अंगूर, ये सभी के सभी इन टेक्निक से यूज किए जाते हैं और वो टेक्निक है लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेयरिंग का मतलब होता है एक टहनी को पकड़ते हैं हम जो अभी तक स्टेम में लगी हुई है, यानी जो जड़ों के पास है। ज्यादातर बेलों में ऐसा किया जाता है। जो बेल होती हैं उनमें से एक टहनी को हमने पकड़ा, मतलब एक पोर्शन को पकड़ा और उसको मिट्टी में दबा दिया। अब मिट्टी में जहां दबाया गया है वहां पर रूट्स बन जाएंगी और धीरे धीरे एक नया ही स्टेम तैयार हो जाएगा, नया पौधा तैयार हो जाएगा। ये प्रोसेस लेयरिंग कहलाती है। यानी हमने एक टहनी को पकड़ा है और उसको थोड़ा सा मिट्टी में दबा दिया है, वो रूट्स बन जाती है वहां पे। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है हम यहाँ पर कलम लगाते हैं, डिफरेंट प्लांट्स की कलम लगाते हैं। एक अच्छी क्वालिटी का अगर हम पौधा लें और उसको खराब क्वालिटी के पौधे के साथ मिक्स कर सकते हैं और इसे कलम लगाना प्रोसेस कहते हैं। और आपको एज ए होमवर्क ये जो दो हमने बात की अभी, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, अपने बुक से देखेंगे या नेट से देखेंगे, जैसे भी डायग्राम बना करके इनके और विद एक्सप्लेनेशन ये इनका होमवर्क मुझे सेंड करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।